नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपके लिए हम लेकर आए हैं देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन खबरों पर जाने से पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती आज। सोनिया प्रियंका ने वीरभूमि में दी श्रद्धांजलि, राहुल ने लद्दाख में दी श्रद्धांजलि। लद्दाख पहुंचे राहुल ने दिया बड़ा बयान, कहा यहां के लोग कह रहे हैं यहां घुसी है चीनी फौज, यहां नहीं सही है हालात। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार मामले पर चिदंबरम ने सरकार पर कसा तंज, हिंदी में नाम देने के तर्क पर उठाया सवाल, कानून के मसौदे को हिंदी में बनाने पर हैरान। कामयाबी की नई इबारतें लिख रहा यूपी, गरीबी उन्मूलन, शेयर बाजार के निवेशकों, घरेलू पर्यटकों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों में कई राज्यों को पिछाड़ा, निवेशकों की भी बन रहा है पहली पसंद। नीट रद्द करने के लिए तमिलनाडु में प्रदर्शन, डीएमके ने शुरू की राज्यव्यापी भूख हड़ताल, बच्चों और उनके परिजनों पर पड़ने वाले दबाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में वीरभूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वीरभूमि पर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आई। राजीव गांधी भारत के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री भी थे, जिनकी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में निर्मम हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी को काफी पसंद किया जाता था। वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगात्सो झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास रसूल बानी ने कहा, आज राहुल गांधी यहां राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन्हें याद करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। 1991 में एक चुनावी रैली में बम धमाके में हुई उनकी हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उनकी हत्या श्रीलंका में स्थित एक सशस्त्र तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एलटी ने की थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है और पूरे देश में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो राजीव गांधी की जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगात्सो झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। समाचार एजेंसी एनआई ने इस बारे में जानकारी दी है। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास रसूल वाली ने एनआई से बताया कि राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पिता को याद करते हुए लिखा, पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं। भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। श्रद्धांजलि के बाद राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर कहा कि यहां पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया है, जो कि सच नहीं है। आप यहां किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा भारत जोड़ो यात्रा के समय हम यहां आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण हम यहां पर नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं। लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाही से राज्य नहीं चलना चाहिए, जनता की आवाज से चलना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख की यात्रा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने जाने के बाद राहुल गांधी की ये पहली लद्दाख यात्रा है। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, तो मैं आना चाहता था। तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया।
वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव गांधी की आज 19वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने एक गाने की लाइनें लिखते हुए कहा कि यह हमेशा मेरी आंखों में आंसू ले आती है। प्रियंका गांधी ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की अनाड़ी फिल्म के गाने की लाइनें लिखते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राजीव गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उन्होंने आगे लिखा कि जिंदा है हमें से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। प्रियंका गांधी लिखती हैं कि ये लाइनें हमेशा आपकी याद दिलाती हैं और आज तक जब भी ये गाना सुनती हूँ मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। इससे पहले उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और मां सोनिया गांधी के साथ वीरभूमि पर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। 1991 में एक चुनावी रैली में बम धमाके में हुई उनकी हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उनकी हत्या श्रीलंका में स्थित एक सशस्त्र तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LLTE ने की थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगोत्सू झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर कहा कि यहां पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया है, जो कि सच नहीं है। आप यहां किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा भारत जोड़ो यात्रा के समय हम यहाँ आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं। लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे लोग खुश नहीं है। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाही से राज्य नहीं चलाना चाहिए, जनता की आवाज़ से चलना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख की यात्रा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद राहुल गांधी की ये पहली लद्दाख यात्रा है। अगले सप्ताह वे कारगिल जाएंगे, जहां पर अगले महीने हिल काउंसिल के चुनाव होने हैं। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया है कि चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ की है। राहुल गांधी के बयान का शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता और सांसद संजय राउत ने समर्थन किया है। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इस मामले पर गुमराह करने की जगह सच बताना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि लद्दाख में चीन ने घुसपैठ करके अपना कब्जा बना लिया है, इसके सबूत भी सामने आए, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो लगता है कि हम लोग भारत माता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर राउत ने कहा कि राहुल जी देश के प्रमुख नेता हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अगर वे एक बात सामने रखते हैं तो सोच समझ कर रखते हैं। अगर राहुल जी ने ये बात कही है चीन ने अपनी जमीन को कब्जे में लिया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सच बताइए, यही राहुल जी का कहना है। आपको बता दें कि रविवार को लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि यहां पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया है, जो कि सच नहीं है। आप यहां किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। उन्होंने लद्दाख आने की वजह बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय हम यहां आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम नहीं आ पाए। चीन ने अपना कब्जा बना लिया है, उसके एविडेंस भी सामने आए हैं। लेकिन अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है, तो लगता है ये भारत माता के साथ
एक प्रकार से हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं बेईमानी नहीं बोलूंगा, नाइंसाफी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के प्रमुख नेता हैं, सांसद है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। अगर एक बात सामने रखते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ कर रखते हैं। और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच बताइए। यही राहुल जी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में पेश किए गए केंद्र के 3 विधेयकों पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि पुडुकोट्टई में पत्रकारों से बात करते हुए चिदम्बरम ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विधेयकों को हिंदी नाम देने के पीछे के तर्क पर सवाल भी उठाए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिलों को हिंदी नाम नहीं दिए जाने चाहिए। जब अंग्रेजों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अंग्रेजी नाम भी दिया जा सकता है। अगर हिंदी का प्रयोग हो तो उसे हिंदी नाम दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है तो यह अंग्रेजी में किया जाता है और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, लेकिन उन्होंने विधेयक के कानूनों प्रावधानों का मसौदा अंग्रेजी में बनाया है और इसे हिंदी नाम दिया है। इसका उच्चारण करना भी मुश्किल है। दरअसल केंद्र सरकार ने इंडियन पैनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नामों में बदलाव करते हुए इन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक नाम दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि अदालतों में ज्यादातर समय हिंदी के विपरीत अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और दावा किया गया कि जब हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तब भी न्यायाधीश उनका अंग्रेजी अनुवाद मांगते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद तीनों विधेयकों को स्थायी समिति के पास भी भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। गरीबी उन्मूलन, शेयर बाजार के निवेशकों, घरेलू पर्यटकों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या और बैंकों के पसंदीदा निवेश वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर चल रहा है और समृद्धि को दर्शाने वाली ये उजली तस्वीर भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट के से सामने आई है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंकों से फंडिंग लेने के मामले में उत्तर प्रदेश ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। रिजर्व बैंक के अगस्त बुलेटिन के मुताबिक वर्ष 2013-14 में बैंकों से कुल प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 1.1% थी। ये बढ़कर 16.2% पर पहुंच गई है। इसी के साथ यूपी महाराष्ट्र को पछाड़कर देश में नंबर 1 हो गया है। गरीबी सूचकांक को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3,43,00,000 लोग गरीबी के दलदल से बाहर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश ने शेयर बाजार के नए निवेशकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार अप्रैल में यूपी से 1.26 लाख नए निवेशक जुड़े, जबकि महाराष्ट्र से 1.18 लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया। नए निवेशक जोड़ने के मामले में यूपी पिछले 6 महीने से देश भर में पहले स्थान पर है। आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में भी यूपी दूसरे पायदान पर आ पहुंचा है। जून 2014 में प्रदेश से केवल 1.65 लाख आईटीआर दाखिल हुए। जून 2023 में यह संख्या बढ़कर 11.92 लाख हो गई। यूपी में पर्यटकों की संख्या में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। घरेलू पर्यटकों की संख्या के लिहाज से यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। पर्यटन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में प्रदेश में 31 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक आए, जो देश के कुल घरेलू पर्यटन का 18.4% है। कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है। वर्ष 2016-17 में राज्य कर राजस्व लगभग 86,000 करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में 1.47 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। वर्ष 2016-17 सेल्स टैक्स वैट लगभग 51,883 करोड़ था, जो आज में 1.25 लाख करोड़ के पार हो गया है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ वैट दर कई राज्यों से कम है और मई 2022 के बाद दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
नीट को रद्द कराने के लिए रविवार को सत्तारूढ़ द्रमुक डीएमके ने राज्यव्यापी भूख हड़ताल शुरू की। नीट परीक्षा का बच्चों और उनके माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए डीएमके ने यह हड़ताल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री और पार्टी की युवा शाखा के प्रमुख उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में पूरे तमिलनाडु में भूख हड़ताल शुरू हुई है। वल्लवर कोट्टम में विरोध दर्ज कराने के लिए उदयनिधि के साथ डीएमके के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री दुरईमुरुगन, एमए सुब्रमण्यम और पीके शेखर बाबू, पार्टी सांसद विधायक के साथ साथ चेन्नई के मेयर प्रिया आर भी शामिल हुए। वह डीएमके पार्टी के नेताओं ने तमिलनाडु में आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। साथ ही राज्य में नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करने पर राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अरियालूर की एस अनीता सहित नीट परीक्षा से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले मेडिकल छात्रों का एक कोलाज बनाकर मंच पर प्रदर्शित किया गया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय योग्यता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी भूख हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि दुरईमुरुगन ने कहा कि नीट छात्रों के कल्याण के खिलाफ है। हम लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद केंद्र नीट के खिलाफ तमिलनाडु के लोगों के अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहा है। देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए नीट एग्जाम पास करना अनिवार्य है। नीट स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार नीट परीक्षा को ही खत्म कर देना चाहती है। इस संबंध में हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। उन्होंने अपने एंटी नीट बिल के संबंध में राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि अगर हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है तो 12वीं के मार्क्स के आधार पर प्लवेश होता है और छात्र आत्महत्या करने से बच जाते हैं। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले 4 महीनों से लगातार हिंसा की चपेट में है। हाल ही में शुक्रवार को थवाई कुकी गांव में कथित तौर पर हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। ताज़ा घटनाक्रम में इस इलाके में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टोलियां तैनात की जाएंगी। मामले के जानकार लोगों को कहना है कि सुरक्षा बल आसपास की पहाड़ियों के जंगलों में तलाशी ले रही है, जहां हथियारबंद बदमाशों के छिपे होने की आशंका है, लेकिन हमलावर अभी भी फरार हैं। मैतई और कुकी समाज के बीच की इस हिंसा में अब तक कम से कम 155 लोगों की मौत हो गई है और 55,000 लोग अपने इलाकों को छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बीएसएफ की संभावित तैनाती उस दिन हुई जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहाड़ी जिले में स्वतंत्रता दिवस परेड में हथियारों के प्रदर्शन पर चुराचांदपुर के उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा और जांच के आदेश दिए थे। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने जाति हिंसा प्रभावित राज्य में तनाव और बढ़ा दिया था। इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें लोग अत्याधुनिक हथियार लिए हुए दिखाई दिए। मामले में वाकिफ राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सीएम ने इस रिपोर्ट मांगी है कि कैसे लोग हथियार लेकर जा रहे थे और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये जिला प्रशासन की आधिकारिक 15 अगस्त की परेड नहीं थी, बल्कि चुराचांदपुर मैदान में जोमी काउंसिल संचालन समिति की ओर से आयोजित की गई थी। वहीं इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने आरोपों से इनकार कर दिया है। आईटीएलएफ के प्रवक्ता गिंजा वेलजोंग ने कहा कि परेड में भाग लेने वाले लोग गांव के स्वयंसेवक थे। वेलजोंग ने कहा कि ग्रामीण स्वयंसेवकों की ओर से रखी गई बंदूकें खिलौने वाली बंदूकें या लकड़ी की बंदूकें हैं। कोरोना वायरस के एक और नए उच्च म्यूटेटेड वेरिएंट का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। इस वेरिएंट को BA.2.86 नाम दिया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गहरी चिंता जाहिर की है। बता दें कि जुलाई के अंत से अब तक इस वेरिएंट के 4 अलग अलग देशों में मरीज मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 का एक मरीज अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल से मिल चुका है। वहीं डेनमार्क में इस वेरिएंट से संक्रमित 3 मरीज मिले हैं। वैज्ञानिक इस वेरिएंट पर करीब से नज़र रखे हुए हैं और इसकी वजह है कि इस वेरिएंट में 36 म्यूटेशन दिखे हैं, जो इसे कोरोना के मौजूदा प्रभावी कोरोना वेरिएंट XBB 1.5 से इसे अलग करते हैं। हालांकि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है और लोगों को गंभीर रूप से बीमार करता है। लेकिन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर ने नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। ह्यूस्टन मेथोडिस्ट अस्पताल के डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर एस वेस्टे लॉन्ग ने बताया कि BA
2.86 वेरिएंट कोरोना के शुरुआती वेरिएंट से ही बना है। ऐसे में यह उन वेरिएंट से अलग है जिनसे लड़ने के लिए हमारी वैक्सीन बनी है। ऐसे में अगर BA.2.86 वेरिएंट ने खतरनाक रूप लिया तो हो सकता है कि इससे कोरोना महामारी की नई लहर आ जाए, और खतरनाक बात तो ये होगी कि मौजूदा वैक्सीन भी उस पर उतनी असरदार नहीं होगी। हाल के समय में अमेरिका, यूरोप और एशिया में कोरोना के मामले बढ़े हैं और अधिकतर मरीजों में कोरोना के ओमिक्रॉन के EG.5 सब वेरिएंट का संक्रमण मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार नवंबर 2021 में मिला था और उस दौरान अमेरिका में कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों में 17% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए। अभी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन राहत की बात तो यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले लोग अभी काफी कम हैं। लेकिन BA.2.86 को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे संक्रमित मरीज गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। देश भर में एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने के बाद से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में रविवार 20 अगस्त को हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार 21 और 22 अगस्त को झमाझम बारिश के आसार हैं। इसके बाद 23 अगस्त के मौसम साफ हो सकता है। दिल्ली में रविवार 20 अगस्त को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। राजस्थान में 16 अगस्त के बाद से हल्की बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक राज्य में 20 अगस्त और 21 अगस्त को बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा अगले एक सप्ताह में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है और राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जिसके कारण कई लोग की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 तथा 22 अगस्त को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा ये सिलसिला 24 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तराखंड में रविवार 20 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोमवार और मंगलवार के लिए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पिछले कुछ समय से बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 20 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ओडिशा में रविवार 20 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। राज्य में अगले 5 दिनों तक के लिए बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से मौसम विभाग ने रविवार 20 अगस्त को कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, बिहार में 22 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी 22 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।